हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित, सीए फाइनल ग्रुप 2 स्टूडेंट। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं हम एफआर में हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए फाइनल पेपर जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है और काफी हद तक हमारी जो पिछले जो पेपर आने वाले हैं पेपर 2 से 8 तक वो इसी पेपर के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि यदि फर्स्ट पेपर अच्छा होगा तो हमारा मेंटल स्टेटस 8 पेपर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यदि फर्स्ट पेपर ही रॉन्ग हो गया या गलत हो गया, उसमें टेंशन वाला सीन बन गया, तो हमारे जो नेक्स्ट 7 पेपर है वो भी खराब जाएंगे, या ग्रुप 1 का तो एटलीस्ट खराब जाएगा, क्योंकि हम उसी मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं पहले ही पेपर में। तो पहला पेपर बेस्ट पेपर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें बस कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे और एफआर की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, जिसमें 4 डेज रिवीजन के हिसाब से है। हम 17 जनवरी से 20 जनवरी तक भी यदि हम करें तो ये सफिशिएंट होगा। और इसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। और जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप फॉलो भी करते हैं तो 80 मार्क्स का पेपर आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। और मैं एज्यूम करता हूं कि आप अभी तक 15 जनवरी तक कम से कम एफआर को एक बार टीचिंग क्लास, कोचिंग क्लासेस में, और कम से कम 2 बार तो आपने रिवाइज कर ही लिया है। एटलीस्ट सीए फाइनल लेवल पर कोर्स को समराइज करने के लिए 2 टाइम रिवीजन मस्ट है। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूं एफआर में। तो मैंने इंडेसेस को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में उन इंडेसेस को रखा है जो कि लेंथी है, प्लस उनमें उनसे हैवी मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी ए से लगभग 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैटेगरी बी है जो कि छोटे छोटे इंडेक्स हैं लेकिन स्कोरिंग है, और इनमें से 50 से 60 मार्क्स का पेपर कवर होता है। तो पहले मैं बता देता हूं कि कैटेगरी ए में कौन कौन से इंडेक्स मैंने रखे हैं। ए में है आपके 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, 116 लीज, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 110, 27, 28, 111 पूरा कंसोलिडेशन चैप्टर, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट अरेंजमेंट भी इसी में कवर है। और 23 इंडेक्स बोरोइंग कॉस्ट, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, 32 107 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 36 इम्पेयरमेंट लॉस, इंडेक्स 12 इनकम टैक्स एंड 21 फॉरेन एक्सचेंज की अकाउंटिंग जो हम करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कैटेगरी बी के इंडेक्सेस जो मैंने इनमें रखे हैं। इंडेक्स 1, 2, 7, 113, 33, 34, 20, 40, 41, 37, 38, 16 एंड 108 एंड 8, 10, 105, 101 एंड 24। आप जानते हैं लगभग इनके नाम बोलने जरूरी नहीं है, वो एक कैटेगरी में बोल दिए। तो आप भी अपने इंडेक्सेस को 2 कैटेगरी में बांट लें कि इनमें ये लेंथी इंडेक्सेस है प्लस स्कोरिंग। पूरा एफआर हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जनरली मॉड्यूल के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, और उसमें सिली मिस्टेक्स करने के लिए वो कुछ चेंजेस कर देते हैं। हमें इनका ध्यान रखना है। यदि हम कॉन्सेप्चुअल क्लियर हैं तो हमें 60 या 70 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है एफआर में। तो एफआर में मैं पहले स्टार्ट करता हूं 115 बहुत लेंथी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कम से कम 30 से 40 कॉन्सेप्ट इसमें कवर होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस इंडेक्स का रिवीजन आप सबसे लास्ट में लेवें, क्योंकि यदि आपने सबसे पहले उठाया और आपने इस इंडेक्स की पूरा रिवाइज किया और आप इसके एंड तक पहुंचते पहुंचते आप इसका स्टार्ट भूल जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि इस इंडेक्स के रिवीजन को आप सबसे एंड में उठाएं। आप 18 या 19 की सुबह या 18 को नाइट में उठाएं, ताकि इसके बाद केवल आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स करने के लिए ही टाइम बचे। और मेरा जो 4 डे रिवीजन है इसमें 17 और 18 को आपने इंडेक्स का रिवीजन करना है। 19 और 20 को आपने केवल आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स और एनी अदर आईसीआई के क्वेश्चंस जो आप ले सकते हैं कहीं से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पहले ये 3 करें। एमटीपी आप सभी अटेम्प्ट की कहीं से अरेंज करें, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है, सर्कुलेट होती रहती है, वहां से अरेंज करें। तो कम से कम आपके पास एक अच्छे आईसीआई के क्वेश्चंस रहेंगे एटलीस्ट 2 डेज फॉर जस्ट बिफोर एग्जाम्स। फिर हम बात करते हैं 116 की। लीज नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि नया इंडेक्स है, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि लीज में पहले केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, उसके बाद बीच में 2-3 अटेम्प्ट बंद कर दिया, लेकिन अब ये 116 नया आया है तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
102 शेयर बेस्ड पेमेंट है। इसका क्वेश्चन एक फिक्स रहता है 8 और 6 मार्क्स का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ये आप पूरा करें, क्योंकि लेंथी कैटेगरी में एक ऐसा इंडेक्स जो स्कोरिंग है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। यदि आपने इसके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन भी यदि कर रखे हैं तो आप इसको इसमें स्कोर कर सकते हैं। फिर बात आती है 23 बोरोविंग कॉस्ट। इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। 19 में एम्प्लॉय बेनिफिट बहुत लंबा है। आपके पास यदि इसके शॉर्ट नोट्स हो प्लस इसके जो मेजर पोर्शंस हैं, अकाउंटिंग बेनिफिट, प्लान एसेट्स, प्लान इनकम और इसके जो P&L ट्रीटमेंट है और ओसीआई में जो हम इसमें अमाउंट ट्रांसफर करते हैं इसके रीमेजरमेंट पे, वो आपने क्लियर होनी चाहिए। तो उस पे भी जो इसमें क्वेश्चन आएगा उसी बेसिस पे आता है, तो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। फिर 36 इंपेयरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार अटेम्प्ट में पूछा गया है, हर बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसको आप स्ट्रांगली तैयार करें। और इंपेयरमेंट लॉस यदि तैयार करता है तो साथ में आप पीपीई, इंड एस 16, इंड एस 38 एंड उसके साथ में आप 36 भी तैयार करें। इनकम टैक्स ये आपके सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी गुडविल के ट्रीटमेंट होते हैं और बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही सेल परचेज में इसके इफेक्ट देने पड़ते हैं। तो इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। 21 आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, और नहीं यदि आपको पूरा आता है, क्योंकि इसमें जनरली बच्चे रेट्स को लेके कंफ्यूज हो रहते हैं, किस पे कौन सी रेट लेते हैं, आप वो क्लियर रखें। और फॉरेन ब्रांच में कैसे ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना, वो क्लियर रखें। तो क्वेश्चंस वहीं से आ सकता है इस बार। फिर है कैटेगरी बी, जो बचे हुए इंडेक्स हैं, मैं आपको बोलता हूं आप इन्हें पूरी तरीके से तैयार कर लें। मैं एक बार फिर से इन इंडेक्स कैटेगरी बी की जो है इसमें इंडेक्स वो रिपीट कर देता हूं। इंडेक्स 1, 2, 7, 113, 33, 34, 20, 40, 41, 37, 38, 16, 108, 10, 8, 105, 101 एंड 24। आप इन इंडेक्सेस को ना छोड़ें। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये इंडेक्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल है और स्कोरिंग भी है। यदि आप स्मॉल इंडेक्स को पहले रिवीजन में उठाएं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन इंडेक्स का रिवीजन पहले करें, क्योंकि छोटे हैं और आधे 1 घंटे में ही हर एक इंडेक्स कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे कोर्स कवर करेंगे तो आधे या 1 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा 50 और 60 मार्क्स के पेपर पे। उसके बाद जो टाइम बचता है आप शेयर बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, बोरोविंग कॉस्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉय बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो 1 दिन में आपका काफी हद तक कोर्स रिवाइज हो जाएगा। और कहीं पे अटकते हैं तो उन पॉइंट्स को नोट कर लें, जो कि जस्ट बिफोर एग्जाम डे को वे पॉइंट्स हमें पढ़ के जाने हैं, क्योंकि जहां पर हम अटकते हैं वहां से क्वेश्चन आया तो एग्जाम पेपर में हम वहां पे ना अटके, तो वो डाउट्स उस दिन पढ़े। एग्जाम डे के दिन केवल डाउट्स पढ़े और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, पेपर, प्रेशर्स कुछ भी ना लें। तो ये थी हमारी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की बातें। फिर है हमारे पास 3 एडिशनल टॉपिक्स और हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये बैलेंस शीट में एरर्स देते हैं, मिस्टेक वाली बैलेंस शीट देते हैं और हमें उन एरर्स को ठीक करना होता है, उन एरर्स को बताना होता है और उनके वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं। तो यदि आपको सभी इंडेक्स अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। और आप इसकी प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर के जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट हुए थे, न्यू कोर्स में जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट हैं उसका रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो पिछले 3 अटेम्प्ट थे उसमें ट्रेंड सेम था। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है, तो हो सकता है जनवरी 21 के एग्जाम के लिए वो पुराना ट्रेंड वापस अडॉप्ट कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस पे एफआर टिकी हुई है, या यूं कहें 70 to 80% बच्चे पूरे एफआर की प्रिपरेशन के दौरान फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और होल्डिंग में फंसे रहते हैं। और ये मेरी भी बात है और आपकी भी बात है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप जो पीछे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैं उन्हें अच्छे से कवर कर लें। और वहीं पे यदि आपने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए तो उसके बाद 3 या 4 टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे कि बिजनेस मॉडल, एसेट्स को हम किस तरीके से रखते हैं, और कुछ 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स है, ओसीआई और एफवीटीपीएल, एफवीटी, ओसीआई, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। तो आप ये एडिशनल तैयार करें और एक हेज अकाउंटिंग अलग से तैयार करें। उसके अलावा आपका सारा एफआई इलस्ट्रेशन जो पीछे दे रखे हैं मॉड्यूल में उससे कवर हो जाएगा। एडिशनल कुछ भी ना पढ़े एग्जाम डे के दिन या एग्जाम डे के 4-5 दिन पहले, क्योंकि आपने कुछ न्यू पढ़ा और वो नहीं आया तो टेंशन और क्रिएट होगा और बिल्ड होगा और आप
आपके ऊपर परफॉर्मेंस एग्जाइटी और बढ़ेगी। फिर लेता हूं मैं होल्डिंग्स को। होल्डिंग को मैंने दो भागों में बांट दिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप गुडविल, जीबीपी कैलकुलेशन और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन सभी को तैयार करें। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यदि वो बायर का है, सेलर का है, इस तरीके से सभी छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार कर लें। बड़ा क्वेश्चंस केवल आरटीपी में जो दे रखा है वही अटेंड करें, क्योंकि जनरली यही होता है जो आरटीपी का क्वेश्चन होता है कई बार रिपीट हो जाता है। तो और बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन ऐसे चैप्टर जिनकी बैलेंस शीट बहुत कम स्टूडेंट्स की मिलती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बहुत कम स्टूडेंट्स की मिलती है। इसलिए इस जो क्वेश्चन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन से आते हैं वो आप एग्जाम में भी लास्ट में अटेंड करें, चाहे वो कोई भी नंबर पे आए। पहले 3-4 अटेम्प्ट में ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता था कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन मिलाकर, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जो कि अभी नवंबर 20 में हुआ है, इन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन से हटाकर पीछे दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप यदि इस बार सेम पैटर्न रिपीट होता है तो आपको ये छोड़ने का मौका भी मिल सकता है। कंसोलिडेशन ये 10 या 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बाकी यदि आपने इंडेक्स छोटे छोटे कवर कर रखे हैं तो बाकी के क्वेश्चंस आप आसानी से अटेंड कर पाएंगे। और एफआई आप बिल्कुल न छोड़ें। एफआई के जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे आता है। इनिशियल रिकॉग्निशन, उनका फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, और हर जो फाइनेंस कॉस्ट है या एज द केस में भी जैसा भी क्वेश्चन है उसका हर साल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्रीज, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। और जो 5-6 टॉपिक्स दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, इश्यू ऑफ लोन, इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, और 3-4 और टॉपिक्स हैं, एम्प्लॉइज लोन, स्टाफ प्रिपरेशन कॉस्ट। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार करें। फिर मैं बात करता हूं जो लास्ट बचे हुए 2 डेज हैं उसमें आपने क्या करना है। 19 और 20 जनवरी को, 19 जनवरी से आप किसी भी प्रकार का मटेरियल ना पढ़ें, किसी भी प्रकार का रिवीजन ना करें। अब पढ़ने की बातें छोड़ दो। अब जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उनमें अपने को अपने माइंड को तैयार करना है, रेडी करना है कि हम एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, हमारा माइंड एग्जाम में किस तरीके से सोचेगा। और आपका टाइम टेबल यदि चेंज है तो आप 2 से 5 अभी ही अपना शेड्यूल चेंज कर लें, क्योंकि 2 से 5 में यदि आप सो रहे हैं तो एग्जाम के दिन भी आपको नींद आएगी। इसलिए हफ्ते भर पहले से ही आप अपना शेड्यूल चेंज कर लें ताकि आप एडॉप्ट कर लें एग्जाम प्रिपरेशन या एग्जाम टाइम को। ठीक है सर। अब जो 2 डेज बचे हैं, आरटीपी पिछले 4-5 अटेम्प्ट की आप ले लें। हर आरटीपी में 20 क्वेश्चन है। 4 आरटीपी भी यदि हम मिलाते हैं 18 की 2 एमटीपी आरटीपी और 2 19 की और 1 नवंबर 20 की, 5 आरटीपी यदि हम मिलाते हैं, अपन 4 ही लें तो 4 into 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आरटीपी में है। यदि हम सारे एमटीपीज को मिलाते हैं तो हमें 100 क्वेश्चन मिल सकते हैं आराम से। और जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं आईसीआई के, वहां से भी 100 या 120 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मिल सकते हैं। जितने भी अभी तक अटेम्प्ट हुए मैं उन सभी को मिला के बात कर रहा हूं। तो आप देखें आपके पास 300 से 350 क्वेश्चन का जो सेट है वो आईसीआई के क्वेश्चन का सेट है, आपके पास एकदम कलेक्ट है। 2 दिन है आपके पास। आप इन 2 दिनों में केवल और केवल वही पढ़ें, वही रीड करें, और जहां पर भी आपको डाउट आता है वो नोट कर लें, उनकी नोटिंग कर लें अलग से पेज पे। और जब आपका जो एग्जाम डे होगा तो अब इन्हीं डाउट्स को देखें और 2 घंटे केवल इन्हीं डाउट्स को देखें। एग्जाम डे के दिन 10 बजे के बाद कुछ भी ना पढ़ें। एग्जाम डे के दिन केवल 2 या 3 घंटे, वो भी जो डाउट्स आए हैं आपके आरटीपी, एमटीपी और किसी अदर क्वेश्चन से, तो वो रिवाइज कर लें ताकि वो यदि सेम क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता है तो आप वहां पर न अटकें। हाँ, मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना जरूरी है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर होकर भी पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तब बात कहीं हमें खटकती है माइंड में कि इतना प्रिपरेशन होने के बावजूद मैं पास नहीं हो पाया, इतना मैं पढ़ता था मैं फिर भी नंबर नहीं ला पाया। एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ही मार्क्स ओरिएंटेड है। तो यदि हम एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक नॉलेज बेस पढ़े और एग्जाम के 1 मंथ बिफोर एग्जाम और 1 वीक बिफोर एग्जाम यदि हम देखें, हमारी प्रिपरेशन को यदि हम एग्जाम ओरिएंटेड कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इन जनरल नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन हफ्ते भर या 1 महीने पहले से एग्जाम के लिए आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्जाम क्लियर करना है। नॉलेज के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करने वाले लोग 1 या 2% ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हमें एग्जाम ओरिएंटेड करनी है अपनी प्रिपरेशन को। आप ये ना देखिए कि मैं इतने घंटे पढ़ने के बावजूद अब मुझे कुछ नहीं आ रहा है। आपको सब आ रहा है, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सेव्ड हैं। जो आप यदि
रिलैक्स होकर यदि रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे। यदि आप टेंशन रहेंगे, मार्क्स नहीं आते, आप रिजल्ट ओरिएंटेड ही सोचेंगे, तब कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने का। आप रिजल्ट ओरिएंटेड मेंटल स्थिति को आप हटा दें, आपका रिजल्ट पास होगा, फेल होगा, जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं पेपर देने वाला हूं और मैं पेपर अच्छे से दूंगा, ये हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में हम केवल वही कर सकते हैं और हमारे हाथ में केवल पेपर देना है। एग्जामिनर कैसा होता है, कॉपी कैसे चेक होती है, इन सब मुद्दों को एक बार साइड रखें और 1 या 2 हफ्ते शांत चित्त और मन से 2 हफ्ते में अपने पेपर देवें। और हर पेपर की स्ट्रेटजी जो भी उनके यूट्यूब पे अदर्स वीडियोस भी अवेलेबल है, एफआर के लिए मैंने सोचा मैं जो हेल्प कर सकता हूं वो मैंने आपको बता दिया है और मैंने भी यही किया था। और एफआर में मार्क्स एक टेक्निक होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। एफआर में जब हम आंसर लिखते हैं, हमें आंसर आता है, हमें उनका आंसर पता है, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलते। वो मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम हर क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट लिखना भूल जाते हैं। एफआर में एक बात अभी से गांठ बांध के रख ले कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको पहला काम यही करना है, 2 या 3 मिनट तक उसकी थ्योरी लिखनी है। 5 या 6 लाइंस में एक पैरा आपको पूरा उस इंडेक्स का थ्योरी का देना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। कम से कम आप 3-4 लाइंस दे दें, इंडेक्स की थ्योरी दे दें, ताकि आपको भी इंडेक्स आप प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंटेशन, थ्योरी, फिर कैलकुलेशन एंड फाइनल आंसर। वर्किंग नोट्स आप फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आंसर्स भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले या बाद में जैसे भी आप मैनेज कर पाए आप वैसे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के ही काफी डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पर भी, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं और एग्जामिनर से कम्युनिकेशंस करने के लिए आपका माध्यम केवल आपकी कॉपी है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने आपका पहला क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी ही ऐसी बन जाए कि ये स्टूडेंट तो पास होने के लायक है। तो आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन अटेंड करना है, हमें एग्जामिनर को मेंटल टॉर्चर नहीं देना है, इस तरीके की कोई फालतू बातें ना सोचें। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसके जो सभी पार्ट्स आ रहे हैं, 3-4 जो पार्ट होते हैं वो आ रहे हैं, तो वो आप पहले करें। और कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन का यदि क्वेश्चन आता है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। 15 या 20 मिनट रखें उसके लिए, उससे ज्यादा का टाइम ना दें ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि बैलेंस शीट यदि आपको आ भी रहा होगा तब भी कोई माइनर मिस्टेक्स के कारण मिलनी नहीं होगी, आप फंस जाएंगे यदि आप उसको स्टार्टिंग में उठा लेंगे। इसलिए छोटे छोटे इंडेक्स को पूरा तैयार करें, उन्हीं के आंसर्स लिखें और जितना आप लिखेंगे, जितना आप क्लियर करेंगे और जैसे जैसे पेपर होगा तो छोटे क्वेश्चन यदि आपने पहले कर लिए तो एक टेंशन फ्री माइंड रहेगा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन बड़े रहे हैं वो मैं आधे घंटे में कर लूंगा। तो आप इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप करें और बिल्कुल भी टेंशन न लेवें और जो जो मैंने टिप्स दिए वो फॉलो कर लेवें। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और यदि आपको ये टिप्स हेल्प करते हैं पेपर देने में, तो पेपर के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टिप्स काम में आए हैं, नहीं तो मैं और भी इस पे काम करूंगा और बाकी पेपर्स की भी स्ट्रेटजी तैयार करूंगा। थैंक यू।